Hello student, this is सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन. आई वेलकम यू ऑल. इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. सो स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हु, होम, हुज और विच का यूज़ करके हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं. सो इसका नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से दैट, वाई, व्हेन और वेयर का यूज़ सेंटेंस में करते हैं और सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं. तो आपके सामने जो है दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम लोग आज दैट का यूज़ सीखेंगे. दैट जिसका हिंदी मीनिंग जो निकलता है, और इसका यूज़ किस लिए करते हैं? थिंग्स के लिए, पीपल के लिए. और अगर आपको सेंटेंस में ऑल दिख रहा है, एवरीथिंग दिख रहा है, एनीथिंग दिख रहा है, समथिंग दिख रहा है, नथिंग दिख रहा है, अगर इस तरह का कोई भी वर्ड आपको वहाँ पे दिख रहा है तो उसके तुरंत बाद हमेशा दैट का यूज़ करते हैं. तो जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा उस नाउन के तुरंत बाद यूज़ करते हैं जिसके बारे में वो कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं. सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वॉन्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर आप लोगों ने अभी पिछला वीडियो ना देखा हो एडजेक्टिव क्लॉज का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप लोग सबसे पहले जा कर के उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है और कंजंक्शंस को कैसे हम लोग सेंटेंस में लगाते हैं. तो आइए अब हम लोग इसमें देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दैट का यूज़ सेंटेंस में कैसे करते हैं. देखिए, आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए हैं. द हाउस इज़ नेक्स्ट टू द फैक्ट्री, इट कॉट ऑन फायर. कि एक घर जो है वो फैक्ट्री के बगल में था, पास में था और उसमें आग लग गई है. तो अब दैट का यूज़ किस लिए करते हैं? अगर थिंग्स है तो भी दैट का यूज़ किया जा सकता है, विच का भी यूज़ किया जा सकता है और दैट का भी यूज़ किया जा सकता है. और अगर पीपल दिया हुआ है, कोई सजीव प्राणी, तो उसके साथ भी दैट का यूज़ करते हैं. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे द हाउस इज़ नेक्स्ट टू द फैक्ट्री, इट कॉट ऑन फायर. कि वह घर जो कि फैक्ट्री के पास में था उसमें आग लग गई है. तो जब हम कंबाइन करेंगे सेंटेंस को तो वो जो का मीनिंग देगा, तो वहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है. जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन हिंदी में ज का मीनिंग देते हैं और नाउन क्लॉज के कंजंक्शन हिंदी में क का मीनिंग देते हैं. तो जब आप सेंटेंस को कंबाइन करें तो एक बार आप लोग इस तरीके से देख लें कि अगर वो ज का मीनिंग दे रहा है तो वहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, और अगर वो क का मीनिंग दे रहा है तो वहाँ पर नाउन क्लॉज के कंजंक्शन का यूज़ किया जाएगा. तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक घर की बात हो रही है और उसके कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर आग लग गई है. तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने देख लिया कि यहाँ पे हाउस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके तुरंत बाद अब हम दैट का यूज़ करेंगे. तो कैसे लिखेंगे? कि वह घर जो फैक्ट्री के नेक्स्ट था, मतलब फैक्ट्री के पास में था. तो ऐसे लिखेंगे हम लोग द हाउस, और इसके तुरंत बाद अब हम यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे. जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शंस जो हैं वो अपने नाउन के तुरंत बाद में यूज़ किए जाते हैं. मतलब जिसके लिए उसका यूज़ किया जा रहा है उसके तुरंत बाद में ही लिखा जाता है. तो दैट का यूज़ हाउस के लिए किया जा रहा है यहाँ पे, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए जो है यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे. तो इसके बगल में हम लोगों ने लिख दिया है. तो द हाउस दैट जो कि फैक्ट्री के निकट था. तो अब हम इस बाकी पार्ट को लिख लेंगे द हाउस दैट इज़. तो इस तरह से हमने लिखा द हाउस दैट इज़ नेक्स्ट टू द फैक्ट्री. फिर लिखेंगे बाकी. अब देखिए, इट का यूज़ यहाँ किसके लिए किया है? हाउस के लिए. तो अब हम इट को यहाँ पर हटा देंगे क्योंकि अब ये सेंटेंस जो है हमारा कंबाइंड हो गया है और हाउस जो है वो आपके सेंटेंस में आपने लिख लिया है. तो अब हम लिखेंगे कॉट ऑन फायर. तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया. द हाउस दैट इज़ नेक्स्ट टू द फैक्ट्री कॉट ऑन फायर. अभी कैसे इसका मीनिंग निकल रहा है कि वह घर जो फैक्ट्री के पास में था वहाँ पर आग लग गई है. अब एक और सेंटेंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. द बॉय वॉन्टेड एवरीथिंग ही सॉ इन द फेयर. कि वो लड़का हर चीज़ चाहता था, ही सॉ इन द फेयर, जो उसने मेले में देखी थी.
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया है एवरीथिंग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग ऑल, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग या नथिंग ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है तो उसके तुरंत बाद सिर्फ दैट का ही यूज़ किया जाता है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको? द बॉय। तो अब आपने सबसे पहले ये लिख लिया द बॉय वॉन्टेड एवरीथिंग, और एवरीथिंग के अब तुरंत बाद हम दैट का यूज़ करेंगे, दैट। और उसके बाद में ये दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ही सॉ इन द फेयर। सो स्टूडेंट्स, एक बात आपको और इसमें ध्यान रखनी है कि दैट के बाद में आप यहाँ पे वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं और दैट के बाद में दूसरा सब्जेक्ट भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर वो किस केस में होगा? अब यहाँ पर जो है हाउस के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर ये जो प्रोनाउन है वो इसी हाउस के लिए यूज़ किया गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे केस में अब चूंकि ये एक थिंग है तो दैट लगाएंगे और ये इट हटा करके इसके तुरंत बाद जो है, चूंकि इन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इट हटा देंगे और वर्ब लिखेंगे। अब दूसरे सेंटेंस में आते हैं। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ भी दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो दूसरी तरीके का है। यहाँ पे क्या है, आपके पास में यहाँ एवरीथिंग दिया हुआ है और अगर आप एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं तो एवरीथिंग के तुरंत बाद दैट का यूज़ किया जाता है। मतलब एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है उसके तुरंत बाद आप दैट का ही यूज़ करेंगे। तो इन सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। द बॉय वॉन्टेड एवरीथिंग दैट, ठीक है, यानी एवरीथिंग के लिए अब आपने यहाँ पे दैट का यूज़ किया है, इसलिए अब ही यहाँ पर नहीं हटाया जाएगा, ही यहाँ पर हम लोग इसको लिखा ही रहने देंगे। ठीक है, तो दैट के बाद में आप वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और दैट के बाद में सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, द रीज़न इज़ टू गेट बेटर जॉब। मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ और रीज़न क्या है कि ताकि मुझे एक बेटर जॉब मिल जाए। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं रीज़न का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। रीज़न, आपको वर्ड यहाँ पे नाउन मिल गया है और जहाँ पे रीज़न हो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? वाई। वाई का यूज़ कब करते हैं? अगर आपको आपके सेंटेंस में रीज़न या कॉज जैसा कोई ऐसा वर्ड दिख रहा हो तो उसके तुरंत बाद वाई का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो आइए अब इस सेंटेंस को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं एक बार। आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, द रीज़न इज़ टू गेट बेटर जॉब। अब आप कैसे लिखना है आपको? द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश इज़ टू गेट बेटर जॉब, कि वह कारण जिस वजह से मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ क्या है कि मुझे एक बेटर जॉब मिल जाए। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई का जो मीनिंग है वो जिस वजह से या जिस कारण निकल रहा है, तो अब हम यहाँ पर वाई का यूज़ करेंगे और इसे एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करेंगे। तो आइए बनाते हैं द रीज़न, और रीज़न के तुरंत बाद अब हमें क्या लिखना है? वाई, और वाई के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे? आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, द रीज़न वाई आई। तो हम लोग ने इस तरह से लिख लिया द रीज़न और उसके तुरंत बाद लिखा वाई, और उसके बाद में ये सेंटेंस लिखा आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, और इसके बाद में अब देखिए रीज़न यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, तो अब हमें क्या लिखना है? इज़ टू गेट बेटर जॉब। तो सेंटेंस आपका इस तरह से कंबाइंड हो गया, द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश इज़ टू गेट बेटर जॉब। अब वाई के तुरंत पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रीज़न या कॉज जैसा कोई वर्ड हो तो उसके तुरंत बाद वाई का यूज़ करते हैं, और वाई के तुरंत बाद एक सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। मतलब वाई के तुरंत बाद जो है आप वहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे आपको करना होता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, शो मी द प्लेस, कि तुमने मेरी बुक जो है कहीं रख दी है, किसी जगह पे रख दी है। शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ। अब सेंटेंस पढ़ करके लग रहा है कि यहाँ पर किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पर कोई प्लेस के बारे में बात हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वेयर का यूज़ करते हैं। वेयर का यूज़ कब करेंगे? जब कोई प्लेस वर्ड हो या तो कोई प्लेस दिखाने वाला वर्ड हो, जैसे हाउस भी हो सकता है, वहाँ पे स्कूल हो, कोई बिल्डिंग लिखा हो वहाँ पर, या मार्केट लिखा हो, या कोई प्लेस हो दिल्ली, इंडिया, इस टाइप का कोई प्लेस आपको दिख रहा हो तो उसके तुरंत बाद वेयर का यूज़ किया जाता है।
तो आइए इस सेंटेंस को कंबाइन करके देखते हैं कि मुझे वह प्लेस दिखाओ जहाँ तुमने मेरी किताब रखी है। यानी अब ये जहाँ का मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, यानी अब एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन का यूज़ किया जाएगा और हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वेयर। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे शो मी द प्लेस। अब आपने ये वाला सेंटेंस लिखा शो मी द प्लेस। अब प्लेस आपको वो नाउन यहाँ पर मिल गया है, वो वर्ड मिल गया है। इसके तुरंत बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर। और वेयर के बाद में क्या लिखना है हमें, यू हैव पुट माई बुक। तो इस तरह से हम लोग लिख लिया शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट माई बुक। अब यहाँ पे एट अ प्लेस नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर प्लेस ऑलरेडी लिख चुके हैं और ये प्लेस इसी के लिए यूज़ किया गया है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही केम टू मीट मी एट नाइट, आई हैड स्लेप्ट देन। कि वह मुझसे रात में मिलने आया था, आई हैड स्लेप्ट देन, और तब मैं सो चुका था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, नाइट दिया है, टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन। व्हेन किसके लिए यूज़ किया जाता है, टाइम डिनोटिंग वर्ड के लिए, या टाइम लिखा हो या टाइम दिखाने वाला कुछ वर्ड हो आपके सामने ऐसा कुछ, तो आप उसके तुरंत बाद व्हेन का यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले सेंटेंस लिख लेंगे ही केम टू मी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये सेंटेंस लिख लेंगे ही केम टू मीट मी एट नाइट। अब यहाँ पे ये टाइम बताने वाला वर्ड है, इसके तुरंत बाद हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन। ही केम टू मीट मी एट नाइट व्हेन आई हैड। अब देन का यूज़ यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया है, तो अब देन का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो आपका सेंटेंस तरह से कंबाइंड हो गया, ही केम टू मीट मी एट नाइट व्हेन आई हैड स्लेप्ट। अब व्हेन के तुरंत पहले मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है, टाइम लिखा हो या टाइम डिनोटिंग कोई वर्ड हो तो उसके तुरंत बाद व्हेन का यूज़ किया जाता है, और व्हेन के बाद में एक कोई नाउन या प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाता है। व्हेन के बाद में आप लोग वर्ब का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। इसी तरह से वेयर के बाद में भी दूसरा कोई सब्जेक्ट लिखा जाता है, वेयर के बाद में वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन पढ़ेंगे जो कि एडजेक्टिव क्लॉज का कंजंक्शन है, और वो है एज। एज का मीनिंग जो या जिसने का निकलता है हिंदी में, और इसका यूज़ कब करते हैं, सच या सेम के बाद वाले नाउन के बाद। मतलब आपको सेंटेंस में सच या फिर सेम दिखाई देगा, इनमें से कोई वर्ड आपको दिखाई दे सकता है, उसके बाद में कोई नाउन लिखा होगा और उस नाउन के बाद में तुरंत एज का यूज़ करते हैं। ऐसे केस में हु, होम, हुज का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आप करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत मान लिया जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको आपके सेंटेंस में सच या सेम दिखाई दे और उसके बाद में आपको कोई नाउन दिखाई दे। वो नाउन आपका सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसके बाद में अगर वो सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, उसके तुरंत बाद आप एज का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हु, होम, हुज का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसे कि सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए। अवॉइड सच फ्रेंड्स, दे हैव बैड हैबिट्स। कि ऐसे मित्रों से दूर रहो, दे हैव बैड हैबिट्स, जिनकी बुरी आदतें हों। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सच का यूज़ हो रहा है और सच के बाद में एक नाउन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या है, ये पीपल हैं, सजीव प्राणी हैं, लेकिन इसके बाद में आप हु, होम, हुज किसी का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे केवल एज का ही यूज़ किया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, अब आपने यहाँ पे लिख लिया अवॉइड सच फ्रेंड्स, और इसके तुरंत बाद अब आप क्या लिखेंगे, एज। तो आपने देखा यहाँ पे सच का यूज़ हो रहा है, इसके बाद में ये नाउन है और इसके तुरंत बाद अब आप एज का यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं दे का यूज़ किसके लिए किया है, फ्रेंड्स के लिए किया है। अब चूंकि ये सेंटेंस आपका कंबाइंड हो गया, इसलिए आप यहाँ से दे हटा देंगे और उसके बाद में सीधे क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, एज हैव बैड हैबिट्स। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से कंबाइंड हो गया, अवॉइड सच फ्रेंड्स एज हैव बैड हैबिट्स, कि ऐसे मित्रों से दूर रहो जो या जिनकी बुरी आदतें हों। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। He told you a story, he told me the same story, कि उसने तुम्हें एक स्टोरी बताई और उसने भी मुझे भी वही सेम स्टोरी बताई। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसने मुझे बिल्कुल वैसी ही स्टोरी बताई जैसी कि तुमको बताई थी या जो तुम्हें बताई थी।
तो अब यहाँ पे जो का मीनिंग आ रहा है और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वही स्ट्रक्चर है आपके सामने, सेम का यूज़ हुआ है और इसके बाद में स्टोरी एक नाउन है। तो अब आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एज का ही यूज़ करेंगे। तो आइए सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। अब हम इस तरह से यहाँ पे ये वाला सेंटेंस लिख लेंगे, ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी। सेम आ गया यहाँ पर, उसके बाद में नाउन आ गया। अब हम इसके तुरंत बाद एज का यूज़ करेंगे। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी एज। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, ही टोल्ड यू, जैसा कि उसने तुम्हें सुनाई थी, एज ही टोल्ड यू। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी एज ही टोल्ड यू, कि उसने जो है मुझे वही स्टोरी सुनाई, बिल्कुल वैसी स्टोरी सुनाई जो उसने तुम्हें बताई थी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि एज के बाद में वर्ब का भी यूज़ आप कर सकते हैं और एज के बाद में एक सब्जेक्ट यानी कि नाउन का भी या प्रोनाउन का भी यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। ये आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग या आपको वहाँ पर पढ़ करके समझना होगा कि किस तरीके से आप इसे कंबाइन करें। सो स्टूडेंट्स, ये आपके एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शंस थे। मैंने आप लोग को इस बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है कि आप लोग ये कंजंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे और उसके पहले कौन सा नाउन या प्रोनाउन आपके सामने होना चाहिए, और इस कंजंक्शंस के बाद में आपको क्या लिखना है, वर्ब लिखनी है कि कोई सब्जेक्ट लिखना है। तो ये वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। If you like my video, hit the like button, and if you have any doubt or any query, do write in the comment section. अब आप लोग अपनी कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए और उसमें एडजेक्टिव क्लॉज की आपको एक एक्सरसाइज दी होगी, आप लोग एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोग का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग एडवर्ब क्लॉज के द्वारा सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।